मैं अल्लाह वाला मशहूर था, मस्जिद का इमाम भी रह चुका था। करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ने जैसे ही मैं मस्जिद में आया तो अचानक बाहर शोर मचा कि इमाम साहब की बेटी जानवर बन गई, उसे मस्जिद से निकालो। मैं घबरा गया, भला अभी तो मैं अपनी बच्ची को देख कर आ रहा था। बाहर दरवाजे पर खड़े सभी लोग तौबा तौबा कर रहे थे। मैं जल्दी से घर के अंदर भागा और जैसे ही नज़र चारपाई पर पड़ी तो पांव तले से जमीन खिसक गई। बाजार से गुजरते हुए मेरी नज़र कादर कॉस्मेटिक की दुकान पर पड़ी, जहाँ से मेरी बेटी रुखसाना बाहर निकल रही थी। हालांकि वो फुल अबाया में थी, लेकिन एक बाप की नज़र से वो कैसे छुप सकती थी। उसका पूरा चेहरा हिजाब में था, लेकिन उसकी नीली आंखें मैं दूर से ही पहचान गया था कि ये मेरी बेटी रुखसाना है। लेकिन मैं इस बात पर हैरान था कि उसने तो मुझे ये कहकर मदरसे से छुट्टी ली थी कि वो घर जा रही है, फिर वो इस दुकान पर क्या कर रही थी। मैं वहीं फिक्रमंद खड़ा हो गया। फिर सोचा कि मैं उसके पास जाऊं। मैंने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक वो पीछे मुड़ी और दुकान से एक गबरू लड़का बाहर निकला। उसने एक खाकी रंग का पैकेट रुखसाना की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने फौरन अपने थैले में डाल लिया। मेरे कदम वहीं जम से गए। मैं चाहकर भी रुखसाना के पास नहीं जा पाया। उन दोनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जुमलों का तबादला हुआ होगा। इसके बाद रुखसाना तेजी से कॉस्मेटिक की दुकान की सीढ़ियां उतरकर गली में मुड़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो मुझसे बिना बताए बाजार आई थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई सख्त पिता था। अगर वो मुझसे इजाज़त मांगती तो मैं कभी भी मना ना करता। लेकिन मुझसे छुपकर यहाँ आने का क्या मकसद था? यही चीज़ मुझे उलझा रही थी। क्या वाकई रुखसाना जवान हो गई थी और मुझे उस पर निगरानी रखनी चाहिए थी? मगर ये अभी कल ही तो पैदा हुई थी और मैं इसे गोद में खिलाया करता था। क्या वो इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि मुझसे बातें छुपाने लगी? रुखसाना काफ़ी तेज चल रही थी और मेरे लिए उसकी रफ्तार का साथ देना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं दमे का मरीज़ था और ज़्यादा तेज चलने से मेरी सांसें उखड़ने लगती थीं। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरी नज़रों से रुखसाना ओझल ना हो। जैसे ही वो हमारे घर वाली गली में दाखिल हुई तो मैंने राहत की सांस ली कि शुक्र है वो घर ही जा रही थी। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने राहत की सांस ली और अपनी रफ्तार धीमी कर दी। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक महिला ने मुझे रोक लिया। हसन साहब, मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। मैं उसकी तरफ मुड़ा। मेरी बेटी की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। अगर आप हमारे घर चलकर उसे देख लेते तो मेहरबानी होगी। मेरा ध्यान अब भी रुखसाना की तरफ था, लेकिन महिला की आवाज़ में दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा कि ये अल्लाह का काम है, इसे टालना ठीक नहीं। मैंने कहा, शाम को अपनी बेटी को मेरे घर ले आइएगा। महिला बोली, मगर मसला ये है कि मैं अपनी बेटी को कैसे उठाऊं? माशा अल्लाह, जवान है। आप थोड़ी ज़हमत करके उसे देख लें तो मैं आपकी ममनून रहूंगी। मैंने घर की तरफ देखा। रुखसाना अंदर जा चुकी थी और दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने महिला को मना करना ठीक नहीं समझा और अल्लाह का नाम लेकर उसके साथ चल पड़ा। जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि एक नौजवान लड़की चारपाई पर लेटी थी। उसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। वो बाहर से देखने पर बिल्कुल ठीक लग रही थी। आप तो कह रही थी कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, जबकि ये तो भली चंगी दिख रही है, मैंने कहा। महिला ने जवाब दिया, इमाम साहब, इसकी तबीयत अजीब हो गई है। कभी ठीक लगती है तो कभी अचानक दौरे पड़ते हैं। रातों को उठकर चीखती है। मुझे लगता है किसी ने इस पर कुछ कर दिया है। क्या मतलब? पूरी बात बताइए, मैंने कहा। बात यह है कि मैंने चंद दिन पहले ही अपनी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था और उसके बाद ये पागल कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगी। मैं डरती हूँ कि कहीं किसी ने कुछ कर न दिया हो। मैं उसकी बात सुनकर चौंका। अल्लाह की बंदी, डॉक्टरी इलाज पहले करवाना चाहिए था। तुम लोग पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते और जब मामला बिगड़ जाता है तो फिर हमारे पास आते हो। मेरा बेटा कहता है कि इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। आप इसे दम कर दें और फिर हिसाब करके बताएं कि आखिर मामला क्या है। मैंने कागज कलम लिया और हिसाब करने लगा।
तभी अचानक उसका बेटा अंदर आया और मुझे देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। कमाल है अम्मी, आप आराम से बैठी हैं, बाजी को तैयार नहीं किया आपने। मैं बाहर रिक्शा लेकर आया हूँ, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुँचना है। ज़्यादा देर तक इसे हम लोग घर में नहीं रख सकते हैं। इसे पहला दौरा पड़ चुका है और अगर अब सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। महिला झुंझलाकर बोली, हसन साहब आ गए हैं, वो इसका इलाज कर लेंगे, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महिला का बेटा गुस्से में बोला, अम्मी होश से काम लीजिए, पागल कुत्ते का इलाज ताबीज और धागों से नहीं होता। ये जो डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर क्लिनिक खोलकर बैठे होते हैं, क्या आप सोचती हैं कि वो गलत हैं? अगर ये ताबीज और झाड़ फूक इतना ही कारगर होता तो दुनिया में कोई मरीज इतनी बुरी हालत में ना मरता, बल्कि एक ही फूंक से ठीक हो जाता। उसकी बात सुनकर मैं नाराज हो गया और उसे कहने लगा, बरखुरदार, तुम बहुत ही नादान हो। तुम्हारी बहन पर किसी ने काला जादू कर रखा है और तुम कहते हो कि इसका इलाज डॉक्टर के पास है। तो जाओ किसी डॉक्टर से इलाज करवाओ, अगर ठीक हो गई तो फिर मुझे बता देना। महिला का बेटा तुरंत बोला, डॉक्टर का इलाज कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि एक झटके में घुमा दी जाए और मर्ज खत्म हो जाए। इसे ठीक होने में वक्त लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये इलाज फिजूल है। मैं उसकी बात पर गुस्से से महिला की तरफ देखकर बोला, इंतहा का बेअदब बेटा है तुम्हारा। सबसे पहले तो इसे ही इलाज की जरूरत है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी महिला ने उसे डांट दिया, तुम अंदर जाओ और कोई ज़रूरत नहीं है फिजूल की बात करने की। फिर वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, आप बहुत तालीम याफ्ता हैं, मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं। महिला का बेटा गुस्से में मुझे देखता हुआ अंदर चला गया। मैं महिला की ओर देखकर बोला, बहुत पढ़ने लिखने का यही नतीजा होता है कि लोगों का रुझान दीन से हट जाता है। महिला तुरंत बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन साहब, बस ये नादान है। आप इसकी किसी भी बात को दिल पर ना लें। मेरी बेटी के बारे में बताइए, ये क्या मसला है? आप किस जादू की बात कर रहे थे? मैंने एकदम से वो सफ़ा यानी कि पन्ना निकाला जिस पर मैंने हिसाब लगाया था और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी पर किसी ने काला जादू कर रखा है और ये कोई मामूली जादू नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक काला जादू है। इसका तोड़ भी आसान नहीं है। जब तक इसका असर रहेगा तुम्हारी बेटी चारपाई से नहीं उठ सकेगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम तुरंत नूरी इलाज करवाओ। ये डॉक्टरी दवाइयाँ इसे और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी। महिला मेरी बात सुनकर रोने लगी और बोली, ये ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्यों नहीं ठीक होगी? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द भली चंगी हो जाएगी, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसका रिश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। महिला मेरी बात सुनकर सिर हिलाने लगी और बोली, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, बस आप इसका इलाज करें। मैंने कहा, मैं इसका इलाज करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि डॉक्टरी दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी जाएं। जब तक मेरा इलाज चलेगा इन्हें मत दो। महिला फौरन बोली, आप बेफिक्र रहें हसन साहब, डॉक्टर का इलाज तो हम करवाते ही नहीं हैं, बस ये किसी तरह से ठीक हो जाए। मैंने उसे तसल्ली दी, बेफिक्र रहो, ये ठीक हो जाएगी। फिर मैंने बीमार लड़की के सिरहाने बैठकर अल्लाह का कलमा पढ़ा और उस पर फूंक दिया। अजान का वक्त हो गया तो मैं उठ खड़ा हुआ और सुबह आने का वादा करके वहां से निकल आया। एक दिल तो चाहा कि घर जाऊं और फौरन रुखसाना से बात करूं, लेकिन फिर मस्जिद में नमाज छूट जाने के ख्याल से मैं सीधा मस्जिद चला गया। नमाज पढ़ते हुए भी बार बार मेरा ध्यान भटक रहा था और रुखसाना का चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। जैसे ही नमाज ख़त्म की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो समझ ही नहीं आया कि क्या मांगूं। रुखसाना के झूठ से मेरा दिल बेहद संजीदा था। क्या मेरी बेटी भी मुझसे झूठ बोल सकती है? आखिर उसे गलत बात कहने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो मुझसे कहती कि बाजार जा रही है तो क्या मैं उसे रोकता? हाँ, ये सच है कि मैं ज़रूरत के अलावा बाहर जाने को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने अपनी बीवी और बेटी को एक हद में रखकर आज़ादी दे रखी थी। मैंने कभी भी फातिमा
यानी अपनी पत्नी को मोहल्ले में जाने से नहीं रोका और ना ही किसी तकरीब में जाने से मना किया था, बल्कि मैंने तो खुद कहा था कि मोहल्ले वालों से अच्छे ताल्लुक रखो, क्योंकि हम अपने सगे संबंधी दूर छोड़ आए हैं। अब यही लोग हमारे भाई बहन हैं, यही मुश्किल वक्त में काम आएंगे। लेकिन मैं घर से बेजा बाहर जाने के खिलाफ था और ये बात मेरी बीबी और बेटी दोनों को पता थी। इसके बावजूद आज रुखसाना के मामले ने मुझे उलझन में डाल दिया था। खैर, मैंने फटाफट दुआ मांगी और घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा कि रुखसाना और फातिमा किचन में खाना बना रही थी। मैं भी किचन में चला आया। मुझे देखते ही रुखसाना ने अपना सिर ढक लिया और फातिमा फटाफट तवे पर गरम गरम चपाती बनाने लगी। हमारा किचन काफ़ी खुला था, इसलिए वहीं एक तरफ बैठने की जगह बना रखी थी जहां हम सब मिलकर खाना खाते थे। मैं दरी पर बैठ गया तो रुखसाना ने मेरे सामने पानी का जग रखा और फटाफट सालन और प्लेट रख दी। फिर वो अपनी माँ से बोली, अम्मी, कोई और काम हो तो बता दें। फातिमा ने रुखसाना की तरफ देखा। कहाँ जा रही हो? मुझे कॉलेज की असाइनमेंट तैयार करनी है, कल भी काफ़ी लेट हो गई थी। फातिमा एकदम से बोली, पहले खाना खा लो, फिर आराम से असाइनमेंट कर लेना, बाद में अकेले किचन में खाने के लिए मत बैठना। रुखसाना आज्ञाकारी बेटी की तरह सिर हिलाते हुए मेरे पास बैठ गई। मैं गौर से अपनी बीवी और बेटी की बातें सुन रहा था। तभी फातिमा ने मुझसे पूछा, क्या बात है, सब खैरियत तो है? आप आज बहुत चुप हैं। मैंने गहरी नज़रों से फातिमा की तरफ देखा और कहा, सब ठीक है। पता नहीं वो मेरे जवाब से संतुष्ट हुई या नहीं, लेकिन वो खामोश हो गई। उसने तवे से रोटी उतारी और हमारे साथ खाने के लिए बैठ गई। अचानक खाना खाते हुए मैंने रुखसाना की तरफ देखा, जो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। उसे इस तरह से खाते देखकर मेरी बेचैनी कई गुना बढ़ गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां सिर्फ मासूमियत नजर आ रही थी, लेकिन ये मेरी वही मासूम बेटी थी जो अब मुझसे चीजें छुपाने लगी थी। इस बात को मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। क्या रुखसाना जैसी नेक और खूबसूरत लड़की झूठ भी बोल सकती है? यही सवाल मुझे बेहद परेशान कर रहा था। मैं शायद अपने खानदान का अकेला मर्द था जिसने अपनी बेटी को मदरसे की शिक्षा के साथ साथ स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा था। हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाना बहुत गलत माना जाता था, लेकिन मैंने इस परंपरा के खिलाफ जाकर उसे स्कूल भेजा और फिर खुद उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। सुबह वो कॉलेज जाती और शाम को वादे के मुताबिक मेरे पास मदरसे आती, जहां वो मेरे साथ ही पढ़ाई और पढ़ाने का सिलसिला जारी रखे हुए थी। रुखसाना की वजह से मोहल्ले वालों ने भी अपनी बेटियों को मदरसे भेजना शुरू कर दिया था, जो एक बड़ी सफलता थी। लोग अब अपनी बेटियों को दुनियावी शिक्षा के लिए के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देने में भी रुचि देने लगे थे। कभी कभी मैं और रुखसाना मदरसा खत्म करने के बाद साथ घर आते और कभी कभी वो मुझसे पहले चली जाती, क्योंकि उसे कॉलेज का काम भी करना होता था। आज भी वो मुझसे पहले घर जाने के लिए कहकर निकली थी और मैंने उसे इजाज़त दे दी थी। लेकिन अब उसे बाजार में देखकर मैं सोचने लगा कि बेटियों पर इतना भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान बार बार लड़खड़ा जाती। सवाल मेरे होठों तक आकर रुक जाता। मेरी खामोशी को भांपकर रुखसाना ने अचानक मेरी तरफ देखा और फिर नजरें चुरा ली। यही वो मौका था जब चुप रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैंने दोस्ताना अंदाज में पूछा, आज मदरसे के बाद कहाँ गई थी? और मैंने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर टिका दी, क्योंकि मैं उसके जवाब से ज़्यादा उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। मेरे इस सवाल पर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो चौंक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी, लेकिन वो जल्दी ही संभल गई और बोली, अब्बा, मैं तो सीधे घर ही आई थी। इस जवाब से पहले मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अब जब मैंने उसे अपने सामने झूठ बोलते देखा तो मेरा दिल दहल गया। मुझे सबसे ज़्यादा उसके लहजे पर हैरानी हुई। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि मैं अवाक रह गया। मेरी बीवी फातिमा मेरे चेहरे की गंभीरता को देखकर बोल पड़ी, क्या बात है हसन साहब, क्या आप और रुखसाना साथ नहीं आए?
मैं पहले से ही दुखी था। अब फातिमा की इस लापरवाही पर गुस्से से भर उठा और उसे खरी खोटी सुना दी। वो सहम कर बोली, आप लोग कभी साथ आते हैं, कभी अलग अलग? तो मुझे लगा कि आप आज भी साथ ही आए होंगे। गुस्से में मैंने कहा, तो पूछा करो ना, नजर रखा करो, तुम्हारी जवान बेटी है, तुम्हें इसके आने जाने का पता होना चाहिए। फातिमा उलझन में पड़ गई, जबकि रुखसाना के चेहरे पर चिंता के लक्षण उभर आए। मैं बिना कुछ और बोले वहां से उठ गया, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर के बाद जब फातिमा और रुखसाना वजू करके नमाज के लिए खड़ी हुई, तो मैं चुपचाप दूसरे कमरे में गया और अलमारी खोली। वहां वही थैला रखा था जो मैंने बाजार में रुखसाना के हाथों में देखा था। मैंने जल्दी से उसे खोला और देखा कि उसमें एक खाकी रंग का पैकेट था। जब मैंने उसे खोला तो मेरे होश उड़ गए। उसमें चांदी की पाजेब रखी हुई थी। ये यकीनन कादर ने दी थी, क्योंकि बाजार में मैंने उनके बीच जो अपनापन देखा था वो मेरी नज़रों से छुप नहीं सकता था। मैंने जल्दी से पैकेट को बंद किया और थैले को सही जगह पर रख दिया। फिर चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और टहलने लगा। मैंने अब इस बारे में रुखसाना से और कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मैंने एक काम ज़रूर किया। अब मैं खुद उसकी निगरानी करने लगा था। मेरी नज़रें हर वक्त उस पर टिकी रहती और उसकी हर छोटी छोटी हरकत पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे कई सारी बातें मेरे सामने खुलने लगी थीं। लगभग एक हफ्ते तक रुखसाना बहुत ही शर्मीली रही। वो मेरे साथ ही मदरसे से आती और मेरे साथ ही मदरसे से जाती थी। लेकिन एक दिन मैंने वही लड़का, कादर स्टोर का लड़का, अपनी गली के कोने में खड़ा देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। रुखसाना ने भी यकीनन उसे देख लिया था, तभी वो मुझसे भी ज्यादा तेजी से वहां से गुजरी। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रुखसाना मुझसे आगे होकर चली हो। उसकी इस हरकत ने मेरे शक को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया था। मैंने अपने कदम धीमे कर लिए ताकि मैं उस लड़के पर नजर रख सकूं। वो लगातार रुखसाना को ही देख रहा था, लेकिन रुखसाना के घर के अंदर जाते ही वो तुरंत वहां से चला गया। मैं काफी देर गली में खड़ा रहा, लेकिन फिर घर के अंदर दाखिल हो गया। एक हफ्ते से मैं अपनी बेटी की कड़ी निगरानी कर रहा था। मैं खुद ही कॉलेज भी उसे लेकर जाता और वापसी पर भी उसे साथ लाता। मदरसे से भी वो मेरे साथ ही आती थी। शायद इसीलिए वो लड़का ये मालूम करने आ गया था कि रुखसाना उसे क्यों नहीं मिल रही। मैं ये सब अपनी ही बेटी के बारे में सोच रहा था और दुख से मेरी रूह कांप रही थी। आज वो हमारी गली तक आया है, कल खुदा न करे कि वो हमारे घर तक ना आ जाए। मेरी समाज में एक इज्जत थी। लोग मुझे सिर्फ मौलाना ही नहीं मानते थे, बल्कि वो लोग मुझे अल्लाह वाला भी समझते थे। लोग मुझे दुआ, धार्मिक उपचार के लिए भी अपने घर पर बुलाते थे और अपने बच्चों को मेरी देख रेख में पढ़ाने और सिखाने के लिए ही भेजते थे। लेकिन अगर उन्हीं लोगों को ये भनक भी लग गई कि मैं अपनी ही बेटी की सही परवरिश, तालीम और तरबियत नहीं कर पाया, तो फिर खुदा जाने समाज में मेरी क्या हालत होगी। ये सोच सोच कर मैं पागल सा हो रहा था। लेकिन चूंकि रुखसाना मेरी जवान औलाद थी और वो भी एक बेटी, तो मैं उस पर इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं करना चाहता था कि वो ऐसा कदम उठा ले जिससे मैं अपनी आंखें शर्म से ना उठा सकूं। मैं आए दिन लड़के लड़कियों के घर से भागने की घटनाएं सुनता आया था, बल्कि मैंने खुद कई ऐसे मामलों को अपनी निगरानी में हल भी करवाया था और उनके परिवारों के बीच सुलह भी करवाई थी। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर कोई भी लड़की घर से भाग जाए तो सुलह हो जाने के बावजूद भी उस लड़की और उसके परिवार की समाज में कोई इज्जत नहीं बचती। और अगर खुदा ना करे मेरी बेटी ने ऐसा कोई कदम उठा लिया, तो फिर लोग मुझ पर हंसेंगे और फिर शायद मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत समाज में बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं इस मामले को अपनी बीवी के सामने खोलने से भी डर रहा था। इसीलिए मैंने एक दिन फातिमा से राजदारी में कहा, तुम रुखसाना के रिश्ते की बात चलाओ। फातिमा मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? भला रुखसाना की उम्र ही क्या है? मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहा, औलाद जब बालिग हो जाए तो हमारे धर्म ने ये कहा है
कि जल्द से जल्द उसका निकाह कर देना चाहिए, और तुम कह रही हो कि उसकी उम्र ही क्या है। आखिर तुम कितनी उम्र में उसका निकाह करना चाहती हो? फातिमा मेरी बात पर घबरा गई और बोली, कम से कम उसे थोड़ा तो समझदार होने दें। माना कि उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन वो अभी बहुत नासमझ है। मैं उसकी बात सुनकर और भी गुस्से में आ गया। तुम्हारी तो इससे भी कम उम्र में शादी हुई थी, तब तुमने भी तो अपने घरबार को संभाल लिया था ना, तो ये भी संभाल लेगी। फातिमा परेशान होकर बोली, आखिर आपको अचानक रुखसाना के निकाह की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? वो अभी पढ़ाई करना चाहती है। मैंने दो टूक शब्दों में कहा, बस, मैं सिर्फ 12वीं तक उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। उसके बाद की पढ़ाई की मैं इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन आप तो हमेशा कहते थे कि रुखसाना जहाँ तक पढ़ेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं कहता था, लेकिन अब ये भी मैं ही कह रहा हूँ कि अब मैं उसे और पढ़ाई नहीं करवा सकता। लिहाजा ये बात तुम उसके कानों में भी डाल दो, और बेहतर होगा कि खानदान और मोहल्ले में भी उसके रिश्ते की बातचीत शुरू कर दो, ताकि कोई अच्छा रिश्ता मिले और हम उसे इज्जत के साथ विदा कर सकें। फातिमा मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी, जैसे कि सोच रही हो कि पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया है, जो मैं बैठे बिठाए बेटी की शादी की बात करने लगा हूँ। मैं जानता था कि अगर मैं उसे असली बात बता दूं, तो शायद वो मुझसे भी पहले रुखसाना को शादी के लिए तैयार करने लगेगी। लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने रुखसाना को अपनी हथेली का छाला समझकर पाला था, और अब अगर वो ये सब सुनती तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता, और ये सदमा सहने के लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी था। कुछ दिनों के बाद हसन साहब ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अपनी बेटी रुखसाना पर सीधी निगरानी में थोड़ी नरमी बरती, लेकिन घर से बाहर के मामलों पर नज़र रखना जारी रखा। एक दिन जब रुखसाना उनके साथ मदरसे नहीं गई, तो उनके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उन्होंने भी मदरसे ना जाने का फैसला किया और गली के नुक्कड़ पर छिपकर बैठ गए, ताकि अगर रुखसाना घर से बाहर निकले तो वो उसे देख सकें। थोड़ी देर के बाद रुखसाना उनके पास से गुजरी और हसन साहब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें गुस्सा आया कि उनकी पत्नी फातिमा ने उसे अकेले बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी, लेकिन फिलहाल ये सोचने का समय नहीं था। इसलिए वे चुपचाप रुखसाना के पीछे पीछे चलने लगे। उन्हें ये देखकर झटका लगा कि वो कादर स्टोर नाम की एक कॉस्मेटिक दुकान पर गई, जहाँ एक लड़का काम करता था। दुकान में कई महिलाएं ग्राहक के रूप में खड़ी थीं, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी। लेकिन हसन साहब जानते थे कि वही लड़का रुखसाना से बात कर रहा होगा। जैसे ही वे दुकान के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कादर स्टोर का लड़का रुखसाना से उसकी कई दिनों की गैर मौजूदगी को लेकर शिकवा कर रहा था। हसन साहब ज़्यादा देर वहां खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए तुरंत बाहर निकलकर एक जगह छिप गए। थोड़ी देर बाद रुखसाना बाहर निकली और वही लड़का उसके पीछे पीछे आया। रुखसाना ने गली के मोड़ पर पहुंचकर पीछे मुड़कर उसे देखा और फिर अंदर चली गई। लड़का तब तक उसे देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई, फिर वापस दुकान में चला गया। हसन साहब भारी मन से घर लौटे। रास्ता आज उन्हें बहुत लंबा लग रहा था। गुस्से और बेचैनी में उन्होंने घर पहुंचते ही जोर से रुखसाना को पुकारा। उनकी पत्नी फातिमा भागती हुई आई, लेकिन हसन साहब ने गुस्से में उन्हें चुप रहने का इशारा किया। रुखसाना ने डरते हुए कहा कि वो अपनी सहेली के घर गई थी। जब हसन साहब ने उसकी सहेली का नाम और पता पूछा तो वो घबरा गई। फातिमा ने भी चौंकते हुए कहा कि रुखसाना ने तो उनसे ये कहकर जाने की इजाज़त ली थी कि उसकी सहेली की तबीयत खराब है। गुस्से में हसन साहब ने अपनी पत्नी को डांटा कि उसने अकेले बेटी को बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी। फिर उन्होंने रुखसाना से दोबारा पूछा कि वो कहाँ गई थी, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए वही जवाब दिया। ये सुनकर हसन साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर अचानक उन्हें एक ख्याल आया और वे अंदर कमरे में गए। अलमारी में रखा एक थैला निकाला, जिसमें खाकी रंग का एक पैकेट था। जब उन्होंने वो पैकेट बाहर निकाला और खोला तो उसमें से पाजेब
यानी कि पायल की एक जोड़ी निकली। इसे देखते ही रुखसाना के चेहरे का रंग उड़ गया। फातिमा भी ये देखकर सन्न रह गई और मामले की गंभीरता को समझ गई। इसके बारे में कौन सा झूठ गढ़ोगी, ये भी बता दो। ये पाजेब तुम्हें किस सहेली ने दी है? फौरन अपनी माँ को उस सहेली के पास लेकर जाओ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरी बात सुनकर रुखसाना रोने लगी, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे उसके रोने पर कोई हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी। पाजेब देखकर रुखसाना के चेहरे का रंग बदल गया और कुछ क्षणों के लिए वो पूरी तरह से खामोश हो गई। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, अब्बा, मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे डर था कि आप नाराज होंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा पिघल गया, लेकिन मैंने सख्ती से कहा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब याद रखना कि तुम्हारे पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ कि कादर स्टोर में काम करने वाला वो लड़का कौन है? उस दिन भी वो गली में तुम्हारे पीछे ही आया था, है ना? और आज भी तुम उसी से मिलने गई थी, है ना? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी फातिमा ने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और परेशानी भरी नजरों से रुखसाना की तरफ देखने लगी। रुखसाना ने रोते हुए कहा, अब्बा, कमाल मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली सहेली का भाई है और यहीं कादर स्टोर में काम करता है। दरअसल ये स्टोर उन्हीं का अपना है। मैं और वो लगभग 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं, कई बार मिल चुके हैं। वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। वो अपने माता पिता को हमारे घर भेजना चाह रहा है। आजकल में वे लोग आ भी जाएंगे। मैंने उस लड़के को पहले ही देख रखा था। वो कहीं से भी मेरी बेटी के लायक नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये मेरी बेटी की अपनी पसंद थी, इसलिए मैंने सख्ती करना उचित नहीं समझा और रुखसाना से पूछा, उनका परिवार कौन सा है, किस जात से ताल्लुक रखते हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानती अब्बा, मैंने कभी ये सब नहीं पूछा। मैंने उससे कहा, पहली बात तो ये जान लो कि अगर उनका ताल्लुक हमारी जात से नहीं हुआ तो यहाँ तुम्हें अपना रिश्ता भूल जाना चाहिए। अगले ही दिन लड़के वाले हमारे घर आ गए। देखने से ही वे संपन्न नहीं लगते थे। उनके और हमारे स्तर में जमीन और आसमान का फर्क था। मुझे पहली नज़र में वे लोग अच्छे नहीं लगे। मेरी रुखसाना बहुत भोली भाली और सीधी सादी बच्ची थी। उन लोगों में जाकर उसका एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इसलिए रुखसाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बातों बातों में मैंने उनसे उनकी जात के बारे में पूछा तो मेरा दिल संतुष्ट हो गया, क्योंकि अब मेरे पास एक ठोस कारण था। लड़का हमारे खानदान की परंपराओं के लिहाज से बाहरी था। अब उन्हें इनकार करने के लिए मेरे पास एक उपयुक्त वजह थी, इसलिए मैंने तुरंत इनकार कर दिया। मैं अपने खानदान के सिद्धांतों से पीछे नहीं हट सकता। मैंने 2 टूक जवाब दिया। वे लोग उठकर चले गए, लेकिन उनका यूं चले जाना मेरे लिए मुसीबत बन गया। रुखसाना मेरे फैसले से खुश नहीं थी। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वो मुझसे कहे कि मैं अपना फैसला बदल दूं, लेकिन मैंने सख्ती से फातिमा से कह दिया कि वो रुखसाना को साफ साफ समझा दे कि हम किसी भी हाल में ये रिश्ता नहीं करेंगे। जब उसने अपनी माँ की 2 टूक बात सुनी तो उसके चेहरे पर मायूसी और गम के भाव साफ झलकने लगे। मैंने महसूस किया कि मेरे इनकार ने उसके दिल पर गहरा घाव कर दिया था। वो बाहरी रूप से तो सामान्य लगती थी, लेकिन उसकी खामोशी और आंखों में छिपी उदासी हम दोनों मियाँ बीवी से बहुत कुछ कह रही थी। रिश्ता खत्म होने के बाद रुखसाना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। कई कई दिन तक ना तो वो अपने बाल संवारती और ना ही कपड़े बदलती। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। फिर अब वो रातों को चीख चीख कर रोती तो मेरा दिल कट जाता। मेरी बीवी और मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हमने सोचा कि शायद समय के साथ वो सब भूल जाएगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी। उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। वो अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती। किताबें सामने होती, लेकिन उन्हें पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। उसकी परीक्षा करीब थी, लेकिन उसने परीक्षा देने से साफ मना कर दिया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की,
लेकिन वो हर बात अनसुनी कर देती। उसकी ये हालत देखकर मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम बिरादरी में इसके रिश्ते की बात चलाओ ताकि हम जल्द से जल्द इसकी शादी कर सकें। हमारी जाति के कई रिश्ते उसके लिए आने लगे। जो लोग रुखसाना को देखने के लिए घर आते, लेकिन जब वो उनके सामने जाती तो उसकी हालत अजीब हो जाती और वो चिल्लाने लगती। वो अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालने लगती, जैसे कोई और उसके शरीर के अंदर से बोल रहा हो। लड़के वाले रुखसाना को देखकर ये कहकर चले जाते कि आपकी बेटी तो पागल है, पहले इसका इलाज करवाइए, शादी बाद में करेंगे। एक दिन वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकली तो उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया और उसकी टांग जख्मी हो गई। मैंने तुरंत झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतने के साथ साथ रुखसाना की हालत और खराब होने लगी। रात होते ही वो चीखने और रोने लगती। मेरी पत्नी और मैंने हर संभव तरीका आजमा लिया। अलग अलग तांत्रिक और मौलवी भी बुलवाए, जिन्होंने झाड़ फूंक और ताबीज दिए, लेकिन रुखसाना की हालत जस की तस बनी रही। एक दिन मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में आया तो अचानक बाहर शोर मच गया कि हसन साहब की बेटी जानवर बन गई है, इसे मस्जिद से बाहर निकालो। मैं घबरा गया। या अल्लाह, खैर करो, मैं अभी तो रुखसाना पर झाड़ फूंक करके आया था, फिर ऐसा क्या हो गया। मैं दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। वहां देखा कि लोगों की भारी भीड़ दरवाजे पर खड़ी थी और सभी अपने कानों पर हाथ रखकर तौबा तौबा कर रहे थे। मैं जल्दी से घर के अंदर गया और जैसे ही चारपाई पर नजर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी अजीबो-गरीब हरकतें कर रही थी। वो कुत्ते की तरह आवाजें निकालते हुए कलाबाजियां खा रही थी। पास खड़ी मेरी पत्नी फातिमा रो रही थी। मुझे देखते ही वो बोली, कुछ कीजिए, हमारी बेटी हमारे हाथों से निकल रही है। मैं अवाक होकर अपनी बेटी की तरफ देखने लगा, जो अब अलग अलग जानवरों की आवाजें निकालते हुए कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। मैं उस पर पढ़कर फूंक मार रहा था, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। हमारे देखते ही देखते वो जमीन पर लेट गई और उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। वो लगातार चीख रही थी। मैंने उसे अपने बाजुओं में उठाया तो वो इतनी जोर से चीखी कि मेरी आत्मा कांप गई। इतने में हमारे घर में लगी भीड़ में से एक आवाज आई, इसके माता पिता कौन हैं? मैं बोला, मैं इसका पिता हूँ। अचानक मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो एक पहचान की लहर मेरे दिमाग में उठी। न जाने इसे कहाँ देखा था। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। तभी वो लड़का बोला, आप वही हसन साहब है ना? जब मेरी बहन को पागल कुत्ते ने काटा था तब आप हमारे घर आए थे और झाड़ फूंक की थी। मुझे अचानक याद आ गया कि ये तो वही लड़का है जो मेरे आने पर बहुत नाराज हुआ था और अपनी माँ से झगड़ने लगा था कि बहन का डॉक्टरी इलाज ना छोड़ें। उसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन वो एकदम बोला, देखिए, मुझ पर गुस्सा बाद में कीजिएगा। इस वक्त आप अपनी बेटी को तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। मेरी बहन को भी पागल कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन समय पर इलाज ना होने की वजह से वो मर गई। मगर खुदा के लिए आप हमारी तरह देर मत कीजिएगा। अभी भी इसका इलाज संभव हो सकता है, लेकिन अगर देर हो गई तो आप बहुत पछताएंगे, जैसे आज मेरी माँ पछता रही है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को जोरदार धक्का लगा, जैसे कि किसी ने मेरा दिल निकाल कर बाहर रख दिया हो। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अपनी बेटी को अस्पताल ले जाऊं। मेरी झिझक देखकर वो लड़का फिर बोला, अल्लाह ने इंसान को दुआ के साथ साथ दवा का भी आदेश दिया है। आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? झाड़ फूंक जरूर करें, लेकिन साथ में इसे किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखाएं ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। अभी ये बीमारी शुरुआती दौर में है। अगर आपने देरी की तो ये पागल हो जाएगी। मैं मान गया। वो लड़का जो अस्पताल में मेडिकल विशेषज्ञ था, उसने तुरंत रुखसाना को एक अलग वार्ड में भर्ती करवाया और फिर कुछ टेस्ट लिखे और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। रुखसाना के लैब टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। वो पहले ही मोहब्बत में नाकाम और मेरी जिद का बोझ लिए बैठी थी। अब इलाज में देरी की वजह से मौत के मुंह में जा रही थी। अब मैं पछता रहा था। बहरहाल रुखसाना का इलाज शुरू हुआ और उस डॉक्टर की कड़ी मेहनत से खतरा टल गया। वो काफी बेहतर हो गई
मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वो ठीक होगी मैं उसकी शादी उसी लड़के से करवा दूंगा जिसे वो पसंद करती थी। लेकिन शायद रुखसाना की किस्मत में वो लड़का नहीं था, क्योंकि हमें पता चला कि उसने तो पहले ही शादी कर ली थी। ये सुनकर रुखसाना को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान था। तभी उसी डॉक्टर अफजल का रिश्ता आ गया जिसने रुखसाना का इलाज किया था। मैंने सबसे पहले रुखसाना से उसकी राय पूछी, क्योंकि अब मैं कोई भी फैसला उसकी मर्जी के बिना नहीं करना चाहता था। रुखसाना को भी इस रिश्ते से अब कोई आपत्ति भी नहीं थी। इसीलिए मैंने भी डॉक्टर अफजल से उसका निकाह करवा दिया और सादगी से उसकी विदाई कर दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अपने घर में आज खुश है। लेकिन इस कहानी को आप सबको सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कृपया अपनी संतान के रिश्ते वहीं पर तय करें जहां पर उनकी इच्छा हो, ताकि वे मानसिक उलझनों का शिकार ना हो। और अगर किसी को पागल कुत्ता काट ले तो समय बर्बाद किए बिना अस्पताल जाएं, ताकि आपके प्रियजन की जान बच सके। हमारा धर्म भी हमें दुआ के साथ साथ दवा की हिदायत देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।